बात करते हैं बीजेपी और आरएसएस के रिश्तों में खटपट की। खबरों के बीच आज का दिन बेहद अहम माना जा रहा है क्योंकि लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद आज पहली बार यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और संघ प्रमुख मोहन भागवत की मुलाकात हो सकती है। दोनों के बीच यह मुलाकात गोरखपुर में आरएसएस प्रशिक्षण सत्र में होगी। दोनों नेताओं के बीच होने वाली यह मुलाकात इस मायने में बेहद अहम है कि जबकि लोकसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी का प्रदर्शन खराब रहा और इसे लेकर पहले संघ प्रमुख खुद इशारों में सवाल उठा चुके हैं और फिर संघ के बड़े नेता इंद्रेश कुमार ने भी इसे लेकर बीजेपी के अहंकार से जोड़ा। हालांकि विवाद बढ़ने पर इंद्रेश कुमार जरूर उन्होंने यू टर्न लिया, लेकिन मोहन भागवत और योगी आदित्यनाथ की यह मुलाकात बेहद अहम मानी जा रही है। नतीजों के बाद यह पहली मुलाकात होगी। दरअसल जिस तरह से लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी को झटका लगा है, उससे बीजेपी की रणनीति पर सवाल खड़े कर दिए गए हैं। चर्चा यह भी है कि आरएसएस और बीजेपी के बीच फिलहाल सब कुछ सही नहीं चल रहा। इन्हीं कयासों के बीच आज मोहन भागवत और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुलाकात होगी और माना जा रहा है कि इस मुलाकात के दौरान यूपी में बीजेपी के खराब प्रदर्शन के साथ साथ अयोध्या में पार्टी की हार पर चर्चा हो सकती है और साथ ही संघ यूपी में अपनी गतिविधियां बढ़ाना चाहता है, इसे लेकर भी दोनों के बीच चर्चा हो सकती है। इसके साथ ही आरएसएस के यूपी एजेंडे को लेकर भी कई बातचीत होगी। तो यूपी में संघ की गतिविधि को बढ़ाने को लेकर बातचीत होगी। यूपी में बीजेपी का जो प्रदर्शन खराब रहा है, आप सोचिए कि 80 सीटों में करीब 33 सीटें आना अपने आप में सवाल खड़े करता है। अयोध्या में बीजेपी का हार जाना यह एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो चर्चा में रहेगा। विपक्ष के नैरेटिव में कैसे फंस गई पार्टी, किस तरह से 400 पार के नारे को लेकर आरक्षण से जोड़ा गया, आरएसएस का यूपी एजेंडा क्या है, यह भी एक अहम मुद्दा रहेगा कि आखिरकार आरएसएस किस तरह से अपने पूरे कैडर को यहां पर जोड़ेगी और यूपी में जो संघ की गतिविधियां हैं उसे किस तरह से बढ़ाया जाएगा, किस तरह से लोगों को जोड़ा जाएगा। आज ये अहम बातचीत में चर्चा हो सकती है। लखनऊ से हमारे साथ रुचि कुमार जुड़ गई हैं। रुचि, मोहन भागवत के साथ योगी आदित्यनाथ की मुलाकात कई मायनों में अहम है। आज जो बैठक होगी क्या पहले से प्री प्लान था या फिर यह खास यूपी रिजल्ट के बाद यह मुलाकात हो रही है? देखिए, अभी भी जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर, क्योंकि वो वाराणसी से पहुंचे हैं, जो कार्यक्रम आया है, जो मुख्यमंत्री का कार्यक्रम मिनट टू मिनट जारी होता है, उसमें कहीं भी इस मुलाकात का जिक्र नहीं है। वो कई तरह की विकास योजनाएं हैं गोरखपुर में, वहाँ निरीक्षण करने जाएंगे, अधिकारियों के साथ मीटिंग करेंगे, जू जाएंगे, शाम को भी उनके इसी तरह के इंस्पेक्शन के कार्यक्रम हैं। लेकिन संघ प्रमुख मोहन भागवत से मिलेंगे ऐसा उस कार्यक्रम में नहीं लिखा है। लेकिन ये आमतौर पे जब भी मोहन भागवत हो या संघ के शीर्ष नेता जब यूपी आते हैं, चाहे वो लखनऊ आए, चाहे वाराणसी आए, चाहे गोरखपुर आए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उनसे मुलाकात होती है। ये शिष्टाचार मुलाकात कही जाती है। और पहले तो लोग जो चुनाव होते थे उसके पहले कई दौर मीटिंग्स के चलते थे। संघ के नेता, संघ के जो शीर्ष नेता हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीजेपी का जो संगठन है, बीजेपी के दोनों उप मुख्यमंत्री हैं। लेकिन इस बार वो बैठक हमने लोकसभा चुनाव के पहले नहीं देखी, तो अभी फॉर्मल वो नहीं है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मिलेंगे। लेकिन ये माना जा रहा है कि क्योंकि संघ प्रमुख मोहन भागवत गोरखपुर में हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहाँ हैं, तो उनसे मुलाकात ज़रूर होगी। अब क्योंकि हार हुई है इतनी बड़ी, तो जाहिर है कि इस पर ज़रूर चर्चा होगी कि आखिर इसकी वजह क्या थी और ये हार आगे ना हो। अभी बाई इलेक्शंस होने हैं, फिर विधानसभा चुनाव है, इस पे चर्चा होगी। बिल्कुल, आप नजर बनाए रखें, हम आगे आपके पास अपडेट के लिए जरूर आएंगे। रुचि, उत्तर प्रदेश में खराब परफॉर्मेंस की वजह से तलाशने के लिए बीजेपी में पिछले 2 दिनों से मंथन तो चल रहा है। लखनऊ बीजेपी ऑफिस में 2 दिनों से यूपी के अलग अलग रीजन के जो उम्मीदवार हैं, संगठन के जो ऑफिस बेयरर्स यानी पदाधिकारी हैं, उनकी मीटिंग्स हो रही है। 2 दिन पहले अवध रीजन के नेताओं की बैठक थी, तो कल कानपुर बुंदेलखंड रीजन के उम्मीदवारों और पदाधिकारियों से पार्टी ने रिपोर्ट ली। कानपुर बुंदेलखंड रीजन की 10 सीटों में बीजेपी को सिर्फ 4 सीटें आई, वो भी कानपुर के इलाके से आई है, जबकि पूरा का पूरा बुंदेलखंड राइड रहा है। जबकि अवध क्षेत्र की 16 सीटों में बीजेपी को सिर्फ 7 सीटों पर ही संतोष करना मिला। तो ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि आखिरकार चूक कहां हुई और लगातार आत्ममंथन किया जा रहा है, तलाशे जा रहे हैं कि क्या वो वजह रहे जिसकी वजह से बीजेपी को आखिरकार 2024 के चुनाव में यह झटका लगा है। और अगर आप बात करते हैं कि वोट परसेंटेज को लेकर भी लोगों की नजर है कि कहीं बीजेपी का जो वोट परसेंटेज है कहीं खिसक ना जाए। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग थे, वो अपना झूठा बयान देने में सफल हो गए। हमारे लोग जो है वो उसको काट नहीं कर पाए, रह गए।
उनकी चल गई, हमारी ताश के पत्ते वो अपना जो फेंके वो चला ले गए। संविधान खत्म हो जाएगा और आरक्षण खत्म कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, इतना रुपए डाल देंगे खातों में, ये आ जाएगा। ये सब धुप्पलबाजी चलाए ना, तो धुप्पलबाजी में वो लोगों को गुमराह कर ले गए। उसमें कुछ हमारे कुछ नेता लोग भी उन्हीं के साथ खड़े होकर पीछे से हवा देने लगे, तो ये सब हुआ। आपकी पार्टी के नेता लोग? हाँ, कुछ थे, बड़े लोग थे, कुछ जो जिनको लगता था कि हमें टिकट मिलना चाहिए, नहीं मिला, कुछ ऐसे लोग भी हवा देने में वो कामयाब। अब रुचि, अवध रीजन यानी कि जहां पर अयोध्या है, वहां पर राम मंदिर का निर्माण हुआ है, वो एक बहुत बड़े चौंकाने वाला मुद्दा रहा। बुंदेलखंड जहां पर कि ऑलरेडी वहां पर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं, वहां पर बीजेपी को झटका लगा है। अब 2 रीजन तो हो चुके हैं, आगे अब क्या होने जा रहा है? किस तरह से यहां पर जो समीक्षा बैठक होंगी, क्या इसमें से निकल रहा है और क्या रोड मैप तैयार किया जा रहा है? देखिए, अभी तो ये दौर जारी है। अभी 26 सीट्स पर समीक्षा हुई है और बीजेपी की कल एक बड़ी मीटिंग थी पदाधिकारियों की, ऑफिस बेयरर्स की, जो चुनाव में जिनको जिम्मेदारी दी गई थी अलग अलग क्षेत्र की, उनकी भी एक बैठक थी, उनसे भी फीडबैक लिया गया है। अब बीजेपी 3 स्तर पे काम कर रही है। एक तो जो ये प्रत्याशी हैं वो अलग अलग आकर भी जो पार्टी के अध्यक्ष हैं यूपी बीजेपी के भूपेंद्र चौधरी, उनसे मुलाकात कर रहे हैं और अपनी हार की वजह बता रहे हैं। उससे एक रिपोर्ट तैयार होगी। दूसरी, एक टीम बनाई है बीजेपी ने 40 पदाधिकारियों की। हर पदाधिकारी 2-2 लोकसभा क्षेत्र में जाएगा। हर पदाधिकारी के साथ एक एक पूर्व विधायक होंगे। इस तरह से 80 लोग होंगे जो पूरे यूपी की लोकसभा सीट्स में जाएंगे और अपनी रिपोर्ट्स देंगे। और तीसरी एक रिपोर्ट मंडल लेवल पे तैयार की जा रही है कि मंडल के जो बीजेपी के नेता हैं वो अपनी रिपोर्ट देंगे। इन तीनों रिपोर्ट को उसको मिलान किया जाएगा और उसके बाद एक फाइनल रिपोर्ट बनाई जाएगी जो सेंटर को, केंद्रीय नेतृत्व को भेजी जाएगी। अब आप जिससे भी बात कीजिए अमित, जो भी प्रत्याशी हैं, हर प्रत्याशी ये कह रहा है कि भीतरघात हुआ, यानी पार्टी के लोगों ने नुकसान पहुंचाया। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि जो पन्ना प्रमुख हैं, बूथ वर्कर्स हैं, उन्होंने सही से काम नहीं किया। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जो संविधान बदलने का, आरक्षण खत्म करने का विपक्ष ने एक वो चलाया, वो कामयाब हो गया और हम सच नहीं बता पाए। इस तरह की बातें हैं। तो इन सारी चीज़ों का नुकसान आगे ना हो, इसके लिए पार्टी में मंथन चल रहा है। और अब देखिए रिपोर्ट्स आती हैं, उसके बाद ये सेंटर को करीब 15 दिन बाद भेजी जाएंगी। बिल्कुल जाहिर सी बात है, जब हार मिलती है, सफलता हाथ नहीं लगती है, विफलता आती है, तभी शायद वो जो सीखते हैं उसी सीख को आगे जब ले जाएं तो जीत की वो फिर वजह बनती है। बहरहाल हार की जो वजह तलाशी जा रही है, यूपी बीजेपी का संगठन 3 तरह की रिपोर्ट तैयार कर रहा है। पहली रिपोर्ट उम्मीदवार के फीडबैक के आधार पर है और दूसरी लोकसभा सीटों पर की गई टीम की रिपोर्ट और फिर तीसरा होगा मंडल स्तर पर। तो आपको हम बता रहे हैं कि किस तरह से ये सारी रिपोर्ट तैयार की जाए। पहली रिपोर्ट उम्मीदवारों के फीडबैक के आधार पर बनेगी कि आखिरकार उन्हें क्या लगता है कि क्यों उनको वोट्स नहीं मिले, क्यों वो हार गए। दूसरी रिपोर्ट जो होगी लोकसभा सीटों पर की गई टीम के फीडबैक के आधार पर तैयार होगी, यानी कि एक तो कैंडिडेट, उसके बाद अलग से एक न्यूट्रल लीडर जाएगा जो इसके बारे में जानकारी लेगा। तीसरी रिपोर्ट जो होगी मंडल स्तर पर तैयार कार्रवाई की गई रिपोर्ट होगी, यानी कि जो अलग अलग मंडल हैं वो वहां से एक रिपोर्ट तैयार करेंगे जो ये बताएगा कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में बीजेपी को जो उम्मीद के मुताबिक सीटें नहीं आई हैं उसकी वजह क्या रही है और हार की वजह से किस तरह से बीजेपी को अब मंथन करना पड़ रहा है और आने वाले वक्त के लिए बीजेपी को जो तैयारी करनी पड़ रही है, यह भी एक अहम मुद्दा रहेगा। बहरहाल हमारे साथ रुचि भी जुड़ी हुई है। रुचि, एक जो सवाल अब जहन में आता है, इतने सारे रिपोर्ट तो तैयार हो रहे हैं, लेकिन क्या ग्राउंड में जिस तरह से कार्यकर्ता या फिर पार्टी के नेताओं को कनेक्ट होना चाहिए था जनता के साथ, वहां पर कहीं पर गैप आया? क्योंकि योगी आदित्यनाथ हो या प्रधानमंत्री हो, वो लगातार दौरे करते रहे, लेकिन जो नीचे लेवल पे एमएलएज हैं या फिर सांसद हैं या फिर कैंडिडेट्स हैं, क्या वो जनता के बीच में अपनी बात को नहीं रख पाए? देखिए, ये तो बहुत बड़ी वजह है ही कि जो कैंडिडेट्स हैं, खासतौर से वो कैंडिडेट जिनको बीजेपी ने रिपीट किया था, जो पहले के सांसद थे, उनसे पब्लिक की बहुत ज़्यादा नाराज़गी थी। क्योंकि पब्लिक को शिकायत थी कि वो काम नहीं करते, वो कभी मिलते नहीं हैं, कोई काम हो तो उनको ढूंढते रह जाइए, वो कहीं भी दिखते नहीं हैं। तो इस तरह की नाराज़गी तो थी ही, लेकिन साथ में क्या हुआ कि उत्तर प्रदेश की जब आप बात करेंगे तो यहाँ पर आपको जातियों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो जिस तरह का जातीय समीकरण उत्तर प्रदेश में है, बीजेपी ने जो अपने कैंडिडेट्स उतारे, बीजेपी भी मान रही है। कल हमारे जो बीजेपी के यूपी के अध्यक्ष हैं उनसे भी बात हुई, भूपेंद्र चौधरी से, उन्होंने भी कहा कि हम जातीय समीकरण ठीक से बैठा नहीं पाए इस बार।
और वो चीज़ अखिलेश यादव ने खास तौर से बहुत अच्छी तरह से इस चुनाव में उन्होंने कैंडिडेट्स का सिलेक्शन किया, क्योंकि देखिए समाजवादी पार्टी क्या है, मुस्लिम यादव की पार्टी मानी जाती थी और बाकी जो ओबीसीज थे, जो गैर यादव थे या दलित थे, वो समाजवादी पार्टी को कम वोट करते थे, वो बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो गए थे 2014 में। लेकिन इस बार अखिलेश यादव ने जिस तरह से हर जाति के उम्मीदवार को टिकट दिए, सिर्फ 5 यादव और 4 मुसलमान उतारे, उसका फायदा उनको इस चुनाव में हुआ, जो साफ दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल रुचि, और शायद जितना ये मंथन होगा, जितनी बातें सामने आएंगी रिपोर्ट के जरिए, हर कोई समझ पाएगा कि आखिरकार बीजेपी के जो हाथ सीटें कम लगी उत्तर प्रदेश में, उसकी आखिरकार मुख्य वजह क्या रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।